हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हमने जो है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कर लिया एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर लिया, ठीक है। मतलब जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है वो, ओके। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एक फुल चैप्टर रिवीजन देखेंगे एंड इसमें स्पेसिफिकली आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हम फुल चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, ये हमारी जो रेफरेंस बुक है इकोनॉमिक्स की, संदीप गर्ग, उससे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आई होप सो कि वो सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। अब जैसे कि आप सभी लोगों की डिमांड भी मैंने देखी है कि मैम संदीप गर्ग से पढ़ाइए, मैम उससे पढ़ाइए, तो अब हमने जो है उसी बुक के अकॉर्डिंग जो है अपना पूरा जो कोर्स है वो एक और बार कंप्लीट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो अब संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो भी हमारे चैप्टर्स आएंगे, ओके, जैसे कि उसमें अलग अलग चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राइट, फिर आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो इन सबको जो है हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे एंड एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर करेंगे, ओके। मतलब कि ये एक काइंड ऑफ फुल चैप्टर रिवीजन एंड वन वीडियो होने वाला है, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स की ये जो इतनी पूरी मैंने जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फुल चैप्टर रिवीजन नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं हमारी संदीप गर्ग में हर एक चैप्टर के बाद में, वो भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। बट उसके लिए एक सेपरेटली अलग वीडियो होगा, ओके। अभी जो है हम लोग अलग, मतलब पहले पूरा हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में जो है उनके क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये याद रखना है कि ये कौन सी बुक से हम लोग कर रहे हैं। सो दिस इज ऑफ संदीप गर्ग, ठीक है। अभी हम पहले अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं, फिर अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद दिस चैप्टर। सबसे पहले तो हम जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ओके। एंड इस चैप्टर में कौन कौन से जो है हमारे टॉपिक्स कवर्ड हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसका मीनिंग जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखना जरूरी है बिकॉज बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ओके। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वही फर्दर आपका हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन करने के लिए हमें जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हम उसे वापस एक बार पढ़ेंगे, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स, हम सारी वो वापस रिवाइज करने वाले हैं बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं रिवीजन की, तो रिवीजन का मतलब होता है कि आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो एक और बार हम जो है उन्हें ब्रश अप कर देंगे और उन्हें अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, वो देखेंगे, ठीक है। फिर सेक्टर्स इन्वॉल्वड इन सर्कुलर फ्लो, कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्वड है, ठीक है। मतलब कि ये जो पूरा सर्कुलर फ्लो हम बोल रहे हैं, सर्कुलर फ्लो सीधा सा मतलब क्या आ रहा है कि सर्कल में जो है फ्लो कर रहा है। अब फ्लो क्या कर रहा है? मनी, राइट। क्या बोला है यहाँ पे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? इनकम किस फॉर्म में हमें मिलती है? मनी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि मनी का जो है पूरा सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या सेक्टर्स इन्वॉल्व है सर्कुलर फ्लो में? फिर आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्या क्या टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है वो देखेंगे। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को याद है। ये एक रिवीजन चल रहा है तो आई होप सो कि आप भी उसे एज अ रिवीजन ही ले रहे हैं, ओके। आई होप सो कि आप लोग इसे पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे,
ठीक है। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या सिग्निफिकेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? ओके, मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो, या फिर हम ये बोले कि हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या समझ में आता है, ठीक है, कि क्यों हो रही है वो, क्या वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है। फिर आते हैं कुछ लीकेज एंड इंजेक्शंस, ठीक है, ये क्या होता है ये भी समझेंगे, एंड स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में कवर्ड हैं। ओके, आई होप सो कि ये जो चीजें हैं, ये जो टॉपिक्स है, इनका एक ओवरव्यू जो था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब देखो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे सामने आया। सबसे पहले जो है, इतनी पूरी डेफिनेशन की जगह पर क्या कर लें हम, ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसे ऐसे ही जैसे कि हम आज तक करते हैं टर्म्स को स्प्लिट कर करके पढ़ना, वैसे स्प्लिट कर करके पढ़ ले, ठीक है। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, सर्कल, ठीक है, मान ले हम सर्कल है, ठीक है। फ्लो ऑफ इनकम, इनकम क्या हो गया, मनी हो गया, ठीक है। अब मान लो ये जो मनी है ये यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो, राइट। तो सर्कुलर फ्लो क्या हो रहा है कि यहां से अगर मनी फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है तो यहां से लेकर वो वापस फ्लो होकर वापस इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, राइट। ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिल्कुल सही बात, यही होता है। अब बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि कुछ जो सेक्टर्स इन्वॉल्व है वो यहां पर आ जाएंगे कि मनी जो है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है, फिर कहां से कहां जा रहा है, फिर कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लो स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या किया पेरेंट्स ने, अभी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, राइट, मतलब कि आपके ऊपर पैसा लगाया, आपको पढ़ा रहे, आपको बिल्कुल अच्छा, आपको जो जितना भी स्टडी करनी है वो सारी करवा रहे हैं, ये होप से कि आप इन फ्यूचर जो हो वापस रिटर्न करोगे, राइट। मतलब कि आप इन फ्यूचर जो हो बहुत अच्छा कुछ भी काम करोगे, वो आप किसी भी वे में कर सकते हो। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हो और आप जो हो एक किसी के एम्प्लॉय भी बन सकते हो, ठीक है, एक वेज एम्प्लॉयड भी बन सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट चूज कर रहे हो वो कर रहे हो। लेकिन ये सब कुछ जो है, जितना आपकी स्टडी पर पैसा लगाया गया, वो जब आपको वापस रिटर्न मिलेगा तभी आपका जो है एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, राइट, कि हाँ अब जो है हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, राइट। तो समझ में क्या आया इससे हमें कि देखो मनी जो है वो पहले फ्लो किया, राइट, आपकी स्टडीज वगैरह पे जो मनी है वो फ्लो किया, वो मनी गया, ओके। यहाँ आपका बर्थ हुआ, फिर आप जो हो बड़े हुए, फिर उसके बाद में स्टडी के लिए या एजुकेशन गेन करने के लिए मनी लगा। इस एजुकेशन के बाद में आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिली, जॉब मिली, ठीक है। इस जॉब से जो है आपने इनकम अर्न की, ओके, मतलब कि इस स्टडी पर लगाया गया आपका जितना भी पैसा था आप जो वो रिटर्न कर रहे हो। और इन फ्यूचर जब आपके पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे तो जो आपके पेरेंट्स ने इतना आपके लिए किया, फिर आप उनके रिटायरमेंट के बाद में आप करोगे उनके लिए, है ना। तो आपके पेरेंट्स ने जो आप पर पैसे लगाए वो वापस किसके पास गए, आपके पेरेंट्स के पास गए। ये क्या हुआ, एक सर्कुलर फ्लो चला, राइट। यही के यही जो है वो पूरा मनी क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। तो ये जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी ना कि हवा में पैसा उड़ रहा है और वो वापस जो है सर्कुलरली फ्लो होके वापस हमारे पास आ गया, ऐसा नहीं है ना। हमने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, फिर उसने वापस हमको दे दिया। ये जो है ये आपको बता रहा है सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो अब इसे सिस्टमैटिकली हमें लिखना कैसे और सिस्टमैटिकली हमें समझना कैसे, ये हम देखते हैं, ओके। बिकॉज आप जो हो किसी को अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाओगे तो आप ऐसे थोड़ी समझा सकते हो कि हमने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने हमें दे दिया, ये तो नहीं कर सकते ना। और ना ही आप इसे अपनी जो बुक्स है, अपना जो आंसर है उसमें इस वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर हमें जो है टर्म्स का यूज करना है, प्रॉपर जो सेक्टर्स इन्वॉल्व है हमें वो देखना है, ठीक है। तो क्या क्या सेक्टर्स इन्वॉल्व है, क्या डेफिनेशन होगी हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, वो हम देख लेते हैं। So it refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firms
in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। ठीक है, क्या समझ में आया हमें यहाँ से कि सबसे पहले जो है इनकम जनरेट होगी। ठीक है, जनरेट कहाँ होगी स्टूडेंट्स? तो जनरेट होगी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, जब प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो जो इनकम है वो जनरेट होगी। अब ये कैसे होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देखो, प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विस का। मान लो एक जो है बिस्किट मेकिंग फर्म है, ठीक है, इसने जो है इसका गुड बनाया, दैट इज बिस्किट। ठीक है, अब इस बिस्किट को उसने क्या किया? सेल किया। जब उसने सेल किया इस बिस्किट को तो क्या ये जो फर्म है इसको क्या जनरेट हुई? इनकम जनरेट की इसने, राइट? इनकम जनरेट की ना, जब वो बिस्किट सेल हुआ, हमने पैसे दिए, तो ये जो हमने जो उसके लिए पे किया है वो वापस एट दी एंड किसके पास गया? उस फर्म के पास ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्किट फर्म जो है, बिस्किट मेकिंग फर्म जो थी, उसने जो है प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन की हेल्प से क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई, राइट? इस प्रोडक्शन की हेल्प से क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या है? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस से जो है इनकम का जनरेट होना, स्टार्ट होना। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। यहां से जो इनकम जनरेट हुई है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। अब पहले तो बात आती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। तो देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एकदम सिंपल सी चीज हमें पता है, वो सारे फैक्टर्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन जो है, रिफर्स टू इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? ये वो इनपुट्स है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करते हैं। बेसिकली 4 जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब लैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? लैंड होता है नेचुरल रिसोर्सेज। जितना भी नेचुरल रिसोर्स हमें मिल रहा है, वो सारे रिसोर्सेज जो कि नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हम लेते हैं लैंड में। ठीक है, और लैंड के लिए जो रेम्यूनरेशन हमें पे करना पड़ता है, मतलब कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेंट। ठीक है, अब लैंड पे रेंट दे रहे हैं, जैसे कि एक फर्म है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो जो फर्म जिस लैंड पर वर्क कर रही है वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, राइट? अगर वो रेंट पर लिया है तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा। इफ रेंट पर नहीं लिया है तो एक टर्म होता है इम्प्यूटेड वैल्यू। ठीक है, ये जो इम्प्यूटेड वैल्यू ये क्या है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, मान लो कि आपके पास में एक घर है, मतलब आपका जो घर है उसमें आप लोग रिसाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उसमें रिसाइड नहीं करते तो आप उसे रेंट पर देते। अब वो रेंट पर कितने जो है कितना रेंट रहता उस घर का, वो होता है इम्प्यूटेड वैल्यू। हम भी यूज कर रहे हैं अगर उस घर को, हमें रेंट तो पे नहीं करना पड़ रहा है लेकिन वो रेंट बेयर तो कर रहा है वो हाउस। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। तो अगर हमारा खुद का भी लैंड है या खुद के भी नेचुरल रिसोर्सेज है तो उन पर जो भी अगर हम और किसी को देते तो कितना हमें वापस इनकम मिलती, उसे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर रेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो लैंड है उसका जो पेमेंट है वो क्या है? रेंट है। फिर आता है लेबर। लेबर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, लेबर में आप उसे नहीं मानोगे जो सिर्फ फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल वर्क। अगर एक कंपनी का सीईओ है तो वो भी लेबर है, और अगर वही सेम कंपनी का कोई कैजुअल वर्कर है तो वो भी लेबर है। ठीक है, लेबर में जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स लेना है, और लेबर के लिए क्या पेमेंट होता है? सो दैट इज वेजेस। ठीक है, जो वेजेस मतलब कि जो भी सैलरी आप उसे पे कर रहे हो। ठीक, फिर आता है कैपिटल। कैपिटल आर मैन मेड गुड्स। ठीक है, देखो लैंड में क्या था? ये थे नेचुरल रिसोर्सेज, और कैपिटल हो गया मैन मेड गुड्स, मतलब कि जो सारे जैसे कि मशीनरी हो गई, ठीक है, वो हमने बनाई है। ओके, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो हमने बनाई है। कोई भी काइंड ऑफ हम बोले कि मशीन्स है, ट्रैक्टर्स है, कार्स है, ट्रक्स है, बिल्डिंग है, ये सब कुछ
ह्यूमन ने बनाया है, राइट। ये नेचर ने नहीं दिया है, ये हमें बनाना पड़ा था, ठीक है। तो जो सारे मैनमेड गुड्स होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट काइंड, ठीक है, जो सारे मैनमेड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं, और उनका जो पेमेंट है वो क्या है, इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मैं किसी मशीनरी को यूज कर रही हूं तो उस पर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, कंबाइन्स अदर 3 फैक्टर्स, ठीक है। एक जो हम बोले ओनर, जो कि इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके रख रहा है, उसे क्या मिलता है, उसे मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फार्मर, ओके। इसके थ्रू जो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फार्मर जो है वो क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, ठीक है। मान लो ये काफी बिग फार्मर है, इसने जो है अपने अंडर लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, ठीक है। मतलब कि इस फार्मर के अंडर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्कर्स क्या हुए, ये हुए लेबर, ठीक है। ये फार्मर जो है, ये जिस लैंड पर, या इसका जो फार्म लैंड है वो क्या हुआ, वो हुआ ये लैंड, ठीक है। ये जो नेचुरल रिसोर्स हुआ, अगर वो खुद का भी है तो भी वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और फिर आता है कैपिटल, ठीक है। ये फार्मर के पास में ट्रैक्टर है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ कैपिटल, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको समझ में आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबका एग्जांपल। अब देखो अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, अगर ये जो है एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो ये कैपिटल, लैंड और लेबर तीनों वर्क नहीं कर सकते, इसलिए उसका होना भी क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, ये मतलब साथ में मिलकर जो है पूरा जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम क्या बोलेंगे कि इनके एक का भी नहीं होना आपको ये शो करेगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये क्लियर हो गए होंगे। अब वापस चलते हैं हमारी डेफिनेशन पे, जो कि हम लोग छोड़ के आए थे, राइट। यहां तक हमने पढ़ा, इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हम लोग समझ गए। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब देखो ये जो फार्मर है स्टूडेंट्स, इसने जो भी प्रॉफिट उसने अर्न किया, राइट, उसे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब प्रॉफिट अर्न किया हो या ना अर्न किया हो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन इसकी जितनी भी इनकम हुई, ठीक है, इस फार्मर ने प्रोडक्शन किया, फूड ग्रेन्स बनाया, उन्हें सेल किए, उससे क्या हुआ, इस फार्मर की इनकम हुई। अब इस फार्मर की इनकम हुई है तो इसे जो है लेबर को भी पे करना पड़ेगा, राइट। लेबर को पे किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये जो इनकम जनरेट हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, लेबर को पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लैंड जो रेंट है वो भी पे करना पड़ेगा, राइट। अगर हम लैंड को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी तो डेप्रिशिएट होगी। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, अगर हमने उस पर कोई भी प्रॉपर अगर ध्यान नहीं दिया तो उसकी वैल्यू ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना। तो लैंड पर भी क्या करना है, पेमेंट करना है। फिर जो ट्रैक्टर खरीदा है, राइट, उस पर भी प्रॉपर उसका मेंटेनेंस वगैरह हमें रखना पड़ेगा, उसकी भी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी जो है पेमेंट करने पड़ेंगे। तो फार्मर ने जो इनकम अर्न की वो यहाँ पर सब दूर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वही यहाँ पर लिखा है कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अब इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो भी बचा प्रॉफिट वो फार्मर ने खुद ने रख लिया, ओके। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। अब देखो क्या हुआ, ये जो फार्मर है स्टूडेंट्स, ये कौन है या ये क्या है, सो इट इज फर्म, राइट। फार्मर क्या हुआ, फर्म हुआ, ठीक है। ये जो लेबर है ये क्या हुए, ये हुए हाउस होल्ड्स, ठीक है। ये जो लेबर है वो क्या हो गए, वो हो गए हाउस होल्ड्स। अब क्या हुआ, ये फार्मर ने तो जितना भी प्रोडक्शन किया सेल कर दिया, इनकम अर्न कर ली, ठीक है। अब सेल किया है तो उसे परचेज भी तो कोई करेगा ना, है ना। तो उसे जो है परचेज किसने किया, इन हाउस होल्ड्स ने किया। जब वो जो फार्मर ने सेल किया है, वो जिसने भी परचेज किया है
तो परचेज किया है तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता कुछ भी, राइट। तो हमने जब पेमेंट किया, हम है हाउस होल्ड, ठीक है, हमने जब पेमेंट किया तो ये वापस किसके पास पहुंचा, फर्म के पास पहुंचा, ठीक है। मतलब कि फर्म ने जो है इनकम जनरेट की, उसे यहां डिस्ट्रीब्यूट किया और यहां से जो है वापस फर्म के पास वो इनकम पहुंच गई। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको सर्कुलर फ्लो, कि आपकी जो जनरेशन है, जनरेशन ऑफ इनकम है, वो फर्म से स्टार्ट होकर हाउस होल्ड तक गई और हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में क्या किया, उस इनकम को वापस फर्म तक सेंड कर दिया। तो ये हुआ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और एक इकोनॉमी में यही होता है, ठीक है। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सेल हो रहे हैं, वो वापस उस पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो वापस प्रोड्यूसर के पास में पहुंच गया और इस वे में जो इनकम है वो सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। जो मनी है वो सर्कुलेट होता रहता है। आई होप सो कि ये जो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ ही लिए हैं। फिर आता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये जो अभी हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी ना, ये जो पूरा हमने अभी पढ़ा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसे और सिंप्लीफाई करने के लिए किस चीज में डिवाइड कर दिया, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है उनमें डिवीजन हो गया। जैसे कि फर्स्ट आया जनरेशन फेज या फिर प्रोडक्शन फेज। हमारी जो डेफिनेशन स्टार्ट हुई वो कैसी हुई थी कि वो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये आपको बताता है जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन का हुई प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए हम इसे जनरेशन फेज या फिर प्रोडक्शन फेज बोल सकते हैं, ठीक है। सो फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जो फर्म्स है वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। फिर जनरेशन फेज के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। जनरेशन फेज हुआ, फिर उसके बाद में जो फर्म है उसने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की थी, राइट। तो ये आया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज, इसे इनकम फेज क्यों बोला गया, बिकॉज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी तो इनकम हुई ना वो, राइट। तो इसलिए इसे हमने इनकम फेज भी बोला, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है, जो फर्म्स है वो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो इनकम जनरेट हुई है वो, ठीक है। सो फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फिर आता है फाइनली डिस्पोजिशन फेज या फिर एक्सपेंडिचर फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या है, अब जैसे कि मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी, ठीक है, सॉरी, मैंने जो है अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, ठीक है। तो फर्म ने मुझे क्या दिया, मुझे पेमेंट किया, मतलब कि वो जो फर्म ने इनकम ली थी, इनकम अर्न की, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट की, मेरी वो इनकम हुई इस फेज में। अब मैं एज अ कंज्यूमर क्या कर रही हूं, जाकर गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन कर रही हूं। अब मैंने जो ये कंजम्पशन किया है तो मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, राइट। मैंने कंजम्पशन किया है तो मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जो हूं अपनी इनकम को डिस्पोज कर रही हूं, ठीक है। मेरा जो है डिस्पोजिशन फेज है ये, कि मेरी जो इनकम है वो डिस्पोज हो रही है, ओके। सो अब जो इनकम हम वापस पे कर रहे हैं वो आएगा हमारा डिस्पोजिशन फेज में या फिर एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज क्यों बोला, बिकॉज यहां पर जो है हाउस होल्ड्स ने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। तो ये इसलिए से हम एक्सपेंडिचर फेज भी बोल सकते हैं। सो इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, ठीक है। इसे प्रॉपर जो है एक सर्कुलर मैनर में देखने के लिए ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ठीक है। प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम, यहां से इनकम जनरेट हुई, वो यहां से गई इनकम फेज में, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में गई, ठीक है। इनकम को जनरेट किया, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद में जो है उसका डिस्पोजिशन फेज आया, मतलब कि एक्सपेंडिचर किया। अब अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूं तो जो भी उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस का ओनर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उस तक वापस जो है वो मनी पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये वापस कहां पहुंच गया, प्रोडक्शन फेज में पहुंच गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन फेज में पहुंचा, फिर क्या हुआ, वापस जो है उस प्रोड्यूसर ने और प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, राइट, ताकि वो और इनकम जनरेट कर सके। फिर से वही सेम चीज की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर से डिस्पोजिशन, ठीक है। तो इस वे में जो है हमारी इकोनॉमी में ये नेवर एंडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है और जो ये फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके।
फिर आता है सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन्वॉल्व हैं वो देखते हैं। देखो जैसे कि अभी हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने देखा था कि हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो 2 सेक्टर में क्या होगा, सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होंगे, 3 में क्या हो जाएगा, 3 सेक्टर आएंगे और 4 में आ जाएंगे 4 सेक्टर्स, ठीक है। तो अभी जब हम देख रहे हैं सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो हम जो है चारों सेक्टर्स को एक बार पढ़ लेते हैं कि 4 सेक्टर्स हैं कौन कौन से हमारे, ठीक है। फिर 2, 3 एंड 4 का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे अभी हम आगे डिफरेंट वो पढ़ते जाएंगे हमारे टॉपिक्स, उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो 4 सेक्टर्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन से है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो कि अभी हमने देखा, फर्म्स जो कि प्रोड्यूस कर रही है, हाउस होल्ड जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हम जो कंज्यूमर्स हैं, पहले हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर जो है हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम हुए हाउस होल्ड, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन हुआ, वो हुआ फर्म, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को अपने मार्केट में इंटरवीन करना पड़ता है, राइट, तब हमारा जो मार्केट है वो सही से चलता है। और गवर्नमेंट भी उनके जो है एक्सपेंडिचर इनकर करेगी ना, गवर्नमेंट के भी जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो तो इनकर उन्हें करना ही है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज फॉरेन सेक्टर, ठीक है। फॉरेन सेक्टर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज नहीं रह के क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। हम जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ में भी ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, वो क्या है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो आपके जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें कौन आया, कंज्यूमर आए और प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। वो सारे लोग जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है। फर्म्स में बिल्कुल जो है हमने स्पेसिफिकली क्या बता दिया, प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हुआ, टैक्सेशन, सब्सिडीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, ओके, डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेस जो है वो हमें पे करने पड़ते हैं, ओके। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन भी कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन भी कर रही है। गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक काइंड ऑफ इस प्रोड्यूसर में ऐड हो रहे हैं। और जो हम बोले कि कंजम्पशन कर रहे हैं तो उनके जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तो उन्हें करने पड़ेंगे, राइट, तो उनका जो है कंजम्पशन भी होता है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आया, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो है ये 4 सेक्टर्स हैं हमारे जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जो है आई होप सो कि ये सेक्टर्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब जो है हम देखेंगे 2 सेक्टर में क्या है, 3 सेक्टर में क्या है एंड 4 सेक्टर में क्या है, ओके। फिर आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, स्टूडेंट्स एक चीज याद रखनी है, जब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है तो आपके पास में 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में कभी भी सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो एक डिफरेंट चीज हो गई है, वो टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो नहीं होता है। जब टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं तो 2 टाइप्स हमारे पास में, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो, ठीक है। इतना याद रखना है अच्छे से। ये जो है ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे जो है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर किसी में भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज और कि ये जो है बहुत इजी है, बस अगर गलती होगी तो वो आप यही करोगे कि टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो को एक दूसरे सिनेरियो पर लेकर चले जाओगे, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है वो 2 टाइप के हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। देखते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। देखो रियल फ्लो की बात कर रहे हैं तो रियल फ्लो में स्टूडेंट सबसे पहले तो एक चीज याद रख लो कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, अगर हम बिल्कुल सिंपल इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स नहीं है, तो 2 सेक्टर्स हमें हमेशा याद रखने हैं, एक है फर्म और एक है हाउस होल्ड, ठीक है।
फर्म जो आपकी इनकम है वो जनरेट कर रही है, मतलब कि प्रोडक्शन कर रही है, वो हो गए आपके फर्म्स, ठीक है। एंड हाउस होल्ड्स क्या हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, वो होते हैं आपके हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो ये चीज, ये दो सेक्टर को आपको याद रखना है जब हम बिल्कुल एकदम सिंपल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये दो सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो जब हम रियल फ्लो और मनी फ्लो भी पढ़ रहे हैं, तो ये हम टू सेक्टर में पढ़ रहे हैं, दैट इज फर्म्स आ गए एंड हाउस होल्ड्स आ गए, ठीक है। अब रियल फ्लो में स्टूडेंट्स जो आपका मनी होता है वो नहीं आएगा, ठीक है। यस, मनी नहीं आएगा। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये क्या है, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की और इसमें मनी ही नहीं है, तो यस मनी नहीं है, ठीक है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में यही डिफरेंस है, मनी फ्लो जो हम देखेंगे उसमें मनी सर्कुलेट होगा और रियल फ्लो में मनी सर्कुलेट नहीं होगा। अब अगर मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो रियल फ्लो होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि ये जो लैंड लेबर है ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, ओके। फर्म्स को अगर प्रोडक्शन करना है तो फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होगी, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किसने किया, हाउस होल्ड्स ने प्रोवाइड किया। अब ये जो हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मैं एक लेबर हूं, ओके। मैंने जाकर अगर किसी फर्म में काम किया है, मैंने जाकर अगर किसी के लिए काम किया है, किसी और के लिए मैं प्रोडक्शन वगैरह करवा रही हूं, तो उसका मुझे रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करके आऊंगी, राइट। मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहिए। ये आज की लाइफ में या हम बोले आज की वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन चीज है और ऐसा ही होता है। इफ अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमें चाहिए कि हाँ हमें भी जो है उसका रिटर्न मिले, राइट। अगर मैं किसी के लिए काम कर रही हूं तो ऑब्वियस सी चीज है कि मुझे उसके लिए प्रॉपर जो है रिटर्न चाहिए होगा। अब यहाँ पर रियल फ्लो में मनी तो फ्लो होता ही नहीं है, राइट। मतलब कि इनकम तो मिलेगी नहीं, सैलरीज पे नहीं की जाएगी, तो फिर क्या किया जाएगा। तो देखो रियल फ्लो में क्या हो रहा है, मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैंने क्या किया, एक फर्म को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। मैं एक फर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही हूं, तो अब फर्म ने मुझे इन रिटर्न क्या दिया, फर्म ने जो गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसको किसी ना किसी को कंजम्पशन करने के लिए देना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज प्रोडक्शन का क्या मतलब, राइट। जैसे कि देखो बिस्किट, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, फिर से लेते हैं। बिस्किट जो है अगर वो एक फर्म ने प्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियस सी चीज है कि उसको कोई कंज्यूम करने वाला भी चाहिए, राइट। उस बिस्किट को एक फर्म सिर्फ प्रोड्यूस करके तो नहीं रख सकती ना, उसका कंजम्पशन भी जरूरी है ना। तो अब उस फर्म ने क्या किया, जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको क्या दे दिया, वो बिस्किट्स दे दिए कि अब जो आपने इतना काम किया तो ये लो, ये बिस्किट्स आप लोग खा लो, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल सा जो रियल फ्लो है उसमें ये है कि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। हाउस होल्ड के पास की, हाउस होल्ड जितनी भी अपनी फैक्टर सर्विसेज है वो सारी किसे दे रहा है, फर्म्स को दे रहा है, और जो फर्म्स है वो इन रिटर्न क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिनका प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो मतलब कि जो है दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, बस यहाँ पर मनी नहीं आएगा, ओके। क्या आज की डेट में ऐसी सिचुएशन होती है क्या, नहीं होती है, राइट। ये इन रियल हम नहीं बोलेंगे कि ये सही है, इसीलिए जो है हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है जो कि मनी फ्लो का है। मनी फ्लो इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। पहले रियल फ्लो की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो समझ लीजिए। सो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to households, ठीक है। रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज है, कहां से, हाउस होल्ड से फर्म तक, और फिर जो फर्म्स है वो वापस क्या देंगे हाउस होल्ड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। जो रियल फ्लो है उसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कोई भी आप देखोगे कि मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, एक फिजिकल फ्लो हो रहा है। जो फिजिकल गुड्स है वो हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर ट्रांसफर कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है रियल फ्लो, उसे आप क्या बोलोगे, उसका जो एक अदर नेम है वो क्या होगा, फिजिकल फ्लो,
ठीक है, बहुत ही इजी सा ये हमारा टॉपिक है रियल फ्लो। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला टाइप है, दैट इज मनी फ्लो। अब देखो जैसे कि रियल फ्लो था उसमें मनी नहीं था, ठीक है, सेम वही चीजें रहेगी, बस इसमें क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा। मतलब कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स तो है ही, ठीक है, ये दोनों सेक्टर्स है। अब हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए उसके लिए उसे क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। मतलब कि फर्म से हाउस होल्ड तक का जो सर्कल है वो कैसा रहेगा, फैक्टर पेमेंट्स का रहेगा। यहां पर हम मनी के टर्म्स में बात करेंगे, मनी फ्लो सीधा सीधा हमें नेम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मनी के टर्म्स में बात करेंगे। फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स दिए, ठीक है। और फिर हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या प्रोवाइड किया, हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को, मतलब कि जो फर्म्स का गुड्स एंड सर्विसेज थे वो हाउस होल्ड ने कंज्यूम किए, ठीक है, उस पर जो है उन्हें पेमेंट करना पड़ा होगा, राइट। अगर मैं किसी भी चीज को कंज्यूम कर रही हूं तो मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। मैंने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया वो वापस कहां पहुंचा, वो वापस पहुंचा फर्म के पास में, ओके। तो हाउस होल्ड से फर्म्स तक क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिए आपके जो फर्म को, और फर्म ने इन्हें दिया फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। ये आई एम सो सॉरी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, वो इसे पूरा कंप्लीट बनाना है। मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, आप भी उसी के अकॉर्डिंग इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और ये जो हाउस फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स दी, ठीक है, फर्म्स ने एक और क्या चीज दी इन हाउस होल्ड्स को, फर्म्स ने दिए गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड ने क्या इनकर किया, हाउस होल्ड ने इनकर किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये होगा हमारा पूरी हमारी सर्कुलर फ्लो है वो कंप्लीट, ठीक है, कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी तो फर्म्स ने उन्हें क्या दिए, फैक्टर पेमेंट्स दिए, ओके। फिर जो फर्म्स हैं उन्होंने क्या दिया, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो हाउस होल्ड्स ने इन गुड्स एंड सर्विसेज पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया और ये गया फर्म्स के पास में, ठीक है। तो इस वे में जो है मनी जो है वो फ्लो किया फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड फ्रॉम फर्म्स टू बैक हाउस होल्ड, ठीक है। तो इस वे में जो है ये हमारा मनी फ्लो चलता है, ओके। अब देखो अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो की बात की जाए तो आप लोगों को इतना पूरा सिनेरियो नहीं बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो आप फ्लो चार्ट बनाओगे या ये जो डायग्राम बनाओगे उसमें सीधा सीधा आपको ये बताना है कि फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। एंड हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया, सो हाउस होल्ड ने फर्म्स को ये जो फैक्टर सर्विसेज है इसकी जगह पर आपको लिखना है एक्सपेंडिचर, ठीक है। कौन सा एक्सपेंडिचर, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके। ये दो लाइन में या ये दो जो एरोज है उसमें आपका जो मनी फ्लो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। सो द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स and the corresponding flow of consumption expenditure from households to firms, ठीक है। तो ये जो है flow of factor payments है from households to firms and from flow of factor payments from firms to households। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट वो थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है इसलिए गलतियां हो जाती है। सो आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, मैंने जो सही बताया वो आप लिखना, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, ठीक है। फैक्टर पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है हाउस होल्ड को, तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट होगा फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, ठीक है। और जो मनी फ्लो है हम उसे नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मनी फ्लो का जो अदर नेम है वो क्या होगा, नॉमिनल फ्लो होगा, ठीक है। ये जो अदर नेम है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ओके। इवन जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जो 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उनमें भी जो है आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि जो मनी फ्लो है उसका अदर नेम क्या है या रियल फ्लो है उसका अदर नेम क्या है, ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड जैसे कि अब अगर एमसीक्यूज आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे गए या एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा,
तो उसके लिए आपको जो है एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज जो एमसीक्यूज है वो ऐसे ही ट्रिकी बनाने की कोशिश की जाती है और ऐसे ही ट्रिकी बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ आई होप कि आप लोगों को जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं ये, ठीक है। मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, कभी भी आपसे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पूछा जाएगा तो मनी फ्लो एंड रियल फ्लो ही लिखना, ठीक है। अब आते हैं हम अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो कौन से दो सेक्टर लेते हैं हम, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में एक और चीज लिखी गई है, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आ गया आपका फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हमें स्पेसिफिकली ये देखना है कि सिर्फ दो सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यहां पर कोई बैंक नहीं आएगी, बैंक नहीं आएगी मतलब कि कोई लोन्स नहीं लिए जाएंगे, कोई सेविंग्स नहीं की जाएगी, ठीक है। अब आपको ये अज्यूम करना है स्टूडेंट्स की आपकी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर है, एक हो गया फर्म और एक हो गया हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ पर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप लोग कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो और ना ही जो फर्म्स है वो कुछ भी लोन वगैरह ले रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स वाला जो काम है, डिपॉजिट्स विड्रॉल, वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। अब ये जो इकोनॉमी है या ये जो सर्कुलर फ्लो है, इसे पढ़ना बहुत ही इजी है और इसे जो है याद रखना भी बहुत ही इजी है। देखो हमने पढ़ा मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, ठीक है। अब मनी फ्लो और रियल फ्लो को अगर आप एक ही पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में बना दोगे, अगर एक ही डायग्राम में दोनों को शो कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल सी चीज है, जो अभी आपने पढ़ लिया है बस उसी को आपको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, तो वो आपका जो है एक नेक्स्ट चीज पूरी फुलफिल कर देगा, ठीक है। अब देखो इसका जो पहले हम डायग्राम है वो समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में कुछ हम यहाँ पर जो हमारे पास में रिटर्न फॉर्मेट है वो देख लेंगे, ओके। सो ये हमारे प्रोड्यूसर्स या फिर आप उन्हें फर्म्स बोल सकते हैं और ये है क्या, हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स जो है स्टूडेंट्स, पहले हम रियल फ्लो पढ़ लेते हैं, इसमें जो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी है इसमें पहले हम रियल फ्लो पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद में क्या पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम मनी फ्लो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रियल फ्लो को भी लेकर आ रहे हैं, मतलब कि बिना मनी वाला जो फ्लो है उसे लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास में फाइनेंशियल मार्केट भी होंगे तो फाइनेंशियल मार्केट का होना मतलब कि बैंक्स का होना तो सिंपल सी चीज है कि हम जो है सेविंग्स भी करेंगे, हम जो है डिपॉजिट भी करेंगे, राइट, और फिर उस डिपॉजिटेड मनी को विड्रॉ भी करेंगे, लोन्स भी लेने पड़ेंगे, तो सारी चीजें होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, तो तब जो है पूरा मनी से रिलेटेड गेम हमारा होगा। लेकिन जब हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर मनी से रिलेटेड वर्क ही हो, बिना मनी वाला वर्क भी हो जाएगा। दैट मीन्स जो रियल फ्लो है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है उसका भी यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों को हमें इंक्लूड करना है। सो हाउस होल्ड्स ने क्या दिया फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, जो लैंड लेबर कैपिटल है ये प्रोवाइड किया किसको, फर्म्स को। फिर फर्म्स ने इन हाउस होल्ड्स को क्या दिया इन रिटर्न, गुड्स एंड सर्विसेज दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा रियल फ्लो, यहाँ पर जो है मनी ने फ्लो नहीं किया, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज और जो फैक्टर सर्विसेज है वो फ्लो हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में हम मनी फ्लो की बात करें तो हाउस होल्ड्स ने क्या, हाउस होल्ड्स नहीं, पहले हम फर्म से जाएंगे, ठीक है। फर्म्स ने क्या प्रोवाइड किया हाउस होल्ड्स को, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स दिए, ठीक है। जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को दी थी उसके रिटर्न में जो फर्म्स हैं उन्होंने क्या दिया हाउस होल्ड्स को, फैक्टर पेमेंट दिए, ठीक है। मतलब कि हाउस होल्ड्स की क्या हुई, इनकम हुई, ठीक है। अब ये जो इनकम है वो एज एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जाएगी, इनकर की जाएगी और वापस कहाँ पहुंचेगी, प्रोड्यूसर के पास में, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स ने वापस जो है फर्म्स को क्या प्रोवाइड कर दिया,
क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू जो मनी है वो वापस फर्म तक पहुंचा दिया, राइट। मतलब कि यहाँ से जो है वो मनी यहाँ तक फ्लो किया और ये जो हाउस होल्ड है इन्होंने वापस इस मनी को इन प्रोड्यूसर्स के पास में पहुंचा दिया। तो इस वे में जो है पूरा जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो चल रहा है, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से शो कर सकते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो, यहाँ पर जो इनकम है वो सर्कुलेटली फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है, प्रोड्यूसर्स है और हाउस होल्ड है, फर्म्स है और हाउस होल्ड है। अगर यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर होता तो क्या होता स्टूडेंट्स, हो सकता था कि ये जो मनी है वो पूरा यहाँ पर फ्लो ना करके जो बैंक्स है वहां पे भी जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होगा वो भी हम समझेंगे अपने इस नेक्स्ट वाले, इसके बाद में जो हम अपना कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की, तो हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट ही समझेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पूरा डायग्राम है या ये जो पूरा सर्कुलर फ्लो है यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी है वो क्या है, assumes existence of only two sectors, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर का एग्जिस्टेंस होगा। कौन कौन से होगा वो, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्या है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी है। हमने इसे क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों बोला स्टूडेंट्स, क्या रीजन है इसे क्लोज्ड इकोनॉमी बोलने का रीजन, ठीक है। देखो ये क्लोज्ड इसलिए है बिकॉज जो मनी है वो यहां से यहां गया, यहां से वापस यहां गया, राइट। यहां से कोई भी बाहर मनी नहीं जा रहा है या बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, राइट। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हम इसे बोले ये ओपन इकोनॉमी होती तो जो मनी है वो इन दोनों के अलावा कहीं थर्ड जगह भी जा सकता था, ठीक है, बाहर भी जा सकता था। अगर यहाँ पर फॉरेन सेक्टर होता तो जो आपका पूरा मनी है वो फॉरेन में भी जाता या फॉरेन से जो है वो मनी आता, ठीक है। मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहती, राइट। वो जो है बार बार मतलब कि आपकी जो सर्कल है उससे बाहर जा सकता था, ओके। बट ये आपको शो कर रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट वाला, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स and in return they get factor payments from firms to households and और उसके आगे मतलब कि आपको जो है फुल स्टॉप लगा के और लिखते जाना है क्या, ये जो दोनों है उसको शो करना है, ठीक है, कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। अब आप इसकी जब डेफिनेशन लिखोगे तो एक चीज जो आप कर सकते हो, ओके, इसे इजी बनाने के लिए वो क्या है, पहले रियल फ्लो को एक्सप्लेन कर दो फिर एक्सप्लेन कर दो मनी फ्लो को, ओके। दोनों को मिक्स ना करके क्या करो, पहले रियल फ्लो अलग कर दो, मनी फ्लो अलग कर दो, ठीक है। कि ये क्या शो कर रहा है कि दिस इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स एंड इन रिटर्न फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड, या एंड भी नहीं, आपको जो है प्रॉपर फुल स्टॉप जो है वो यूज करके फिर क्या लिखना है कि इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड्स, दैट मींस फर्म्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स, एंड the corresponding flow of consumption expenditure on goods and services produced by firms, ठीक है। तो आई होप कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी ना। ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो विद फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो गया स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स विद फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो था विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब कि विदाउट बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं विद फाइनेंशियल मार्केट, मतलब यहाँ पर जो है बैंक्स भी आ गई है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया है, ठीक है। हाउस होल्ड सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, हाउस होल्ड्स ने क्या किया, उनकी जो इनकम है उसका कुछ पार्ट सेव किया। ये एक सिंपल सी चीज है, आपके पेरेंट्स की इनकम हो रही है, आपके घर में जितनी भी इनकम है, जो टोटल इनकम है, क्या आप वो पूरी इनकम जो है वो आप कहीं पर स्पेंड कर देते हो, क्या नहीं करते हो। देखो आपको जो पॉकेट मनी दी जाती है वो आप हो सकता है कि पूरी स्पेंड कर देते हो, लेकिन जो पेरेंट्स की इनकम होती है वो पेरेंट्स जो है
पूरी स्पेंड नहीं करते, ठीक है, उसे जो है सेव करके रखते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आप खुद अर्न करने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा जो सेविंग की इंपॉर्टेंस है वो, और आप खुद भी क्या करोगे, सेव करने लगोगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी जरूरत पड़े तो हमारे पास में एक बैकअप, या हम बोलें कि हमारे पास में मनी हो, बिकॉज विदाउट मनी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। आज की डेट में अगर हमारे पास में मनी है तो हमारे पास में सब कुछ है ना, तो मनी का होना जरूरी है। तो इसके लिए जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी इनकम का कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर मेरा जो है, मान लीजिए मैं हर मंथ 10,000 रुपीज सेव कर रही हूँ, ठीक है, हर मंथ कर रही हूँ, तो इस मंथ मैंने 10,000 किया, इसके नेक्स्ट मंथ 10,000 किया, इसके नेक्स्ट मंथ 10,000 किया, ये 10,000 जो है ये पूरा इंक्रीज होकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, 30, 40, 50, 60,000, ठीक है, 70,000, 80,000, ये जो है बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्या इतना बड़ा अमाउंट मैं अपने घर पर रखूंगी? एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या रखूंगी? नहीं रखूंगी। एक सिंपल सी चीज है कि मुझे ये लगेगा ना कि इसे अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी तो जो मेरा मनी है वो सेफ रहेगा। घर पर कोई भरोसा नहीं है, कभी अगर चोरी हो गई तो, राइट, या मुझे अगर कहीं जाना हुआ, घर पर अगर कोई भी नहीं हुआ, तो मैं इतना मनी जो है, इतना जो कैश है वो यहाँ पर घर पे छोड़कर तो नहीं जा सकती, बिकॉज मैं नहीं रही, और यहाँ पर अगर कोई भी काइंड ऑफ हम बोले कि चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, अगर आग भी लग गई है तो वो जो कैश है वो तो गया ना मेरा, राइट। लेकिन अगर वही चीज बैंक में रखी है तो वो ज्यादा सेफ है, ओके। तो मैंने जो अपना जो इनकम सेव की है उसे मैं क्या करूंगी, जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। तो ये आपको शो कर रहा है कि बैंक का होना क्यों जरूरी है, राइट। हाउस होल्ड्स ने क्या किया, उस मनी को बैंक के साथ में रख दिया, उस बैंक में मतलब कि डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। सेम चीज जो है फर्म्स के साथ में चलेगी। फर्म्स ऑल्सो सेव सम पार्ट ऑफ देयर रिसीट्स एंड ऑल्सो बोरो मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपांशन, ठीक है। फर्म्स भी सेव करके रखेगी, फर्म्स भी ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा उड़ा देंगी, राइट, पूरा स्पेंड नहीं करेंगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सेव करके रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंटिजेंसी हुई, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो कि उनकी जो है वो सेल्स अच्छे से नहीं हुई या कोई भी रीजन की वजह से उन्हें वो जो फर्म्स है वो ज्यादा इनकम नहीं अर्न कर पाए, तो उनके पास में भी एज एन बैकअप जो है सेविंग्स रहेगी। तो जैसे हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं वैसे फर्म्स भी क्या करेंगी, सेव करेंगी। और उसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स जो फर्म्स है वो बोरो भी करेंगी, राइट। बोरो क्यों करेंगी, इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करना है, तो उसके लिए जो है बोरो भी करना पड़ेगा मनी, राइट। ऐसे ही तो नहीं कर लेंगे, अब फर्म के पास में भी कोई जो पैसा है वो ऐसे ही तो उग नहीं रहा है ना। अगर हमें कोई भी, जैसे कि एक सिंपल सी चीज है, हमें अगर एक घर लेना है तो इतना फाइनेंस हम जो है पूरा एक साथ में उसे नहीं पे कर देते हैं ना, जिससे भी हम खरीद रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो प्रॉपर डिपॉजिट्स है उनमें करते हैं, राइट। इंस्टॉलमेंट्स हम लोग बनवा लेते हैं कि हमें इतने इतने टाइम में पूरा पे करेंगे। तो इस वे में हमें भी क्या करना पड़ता है भाई, क्रेडिट तो लेना पड़ता है, राइट। लोन्स जो है वो लेने पड़ते हैं, और फर्म्स को ये ज्यादा जरूरी है। सिंपल सा रीजन है उसका कि उन्हें जो उनका जो इंडस्ट्री वो एक्सपांड करनी है या न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि उन्हें मनी बोरो भी करना पड़ेगा। तो फर्म्स जो है वो सेव भी कर रही है और फर्म्स जो है वो बोरो भी कर रही है। अब बोरो कहां से करेगी, फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड से जाके मांगेगी, क्या हाउस होल्ड्स क्यों देंगे उन्हें, राइट। तो फर्म्स के पास में ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाए और उनसे जो है बोरो कर सके मनी, ठीक है, और फिर वापस उसे जो है टाइम टू टाइम रीपे करती रहेंगी, राइट। मतलब कि बोरो सिंपल सी चीज है, लोन्स लेना, ठीक है। इससे आप लोग समझ जाओ, ओके। तो फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स दोनों को किसकी जरूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, राइट, बैंक्स वगैरह की जरूरत है। All savings and borrowings are channelized थ्रू अ फाइनेंशियल मार्केट। ये जो सारी सेविंग्स और बोरोइंग्स है ये कहां से चैनलाइज्ड होती है, फाइनेंशियल मार्केट से चैनलाइज्ड होती है, ठीक है। मतलब कि हम जो है पूरा सेव और बोरो जो है उसके लिए हमें जो है प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत है। फाइनेंशियल मार्केट refers to institutions such as banks, insurance companies, etc. which transact in loanable funds, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में वो सारी इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो कि लोनेबल फंड्स में ट्रांजैक्ट करते हैं, मतलब कि आपको जो है लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो वो सारे किस में आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी,
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। टू सेक्टर हमें पता है कौन कौन से हैं, जो अभी हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ के आए, वही फर्म्स एंड हाउस होल्ड। बस उसमें ये था कि बीच में जो है कोई भी मनी को सेव या बोरो करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट नहीं था, और अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा। एंड फाइनेंशियल मार्केट बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि अभी इतने सारी चीजों में हम लोगों ने मतलब कि इतना जो सारा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसमें आप लोग समझ ही गए कि सेव एंड बोरो करना एक बहुत ही नॉर्मल से ट्रांजैक्शंस है हमारी लाइफ के, राइट। तो इसलिए जो है हमें फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत है, और इसीलिए जो है फाइनेंशियल मार्केट के हेल्प से भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पूरी जो सर्कुलर फ्लो है वो मेंटेन्ड रहेगी, ठीक है। अब इसे भी हम एक प्रॉपर जो हमारा डायग्राम है उसके थ्रू समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आता है हमारे पास में डायग्राम, जिसमें कि हम लोगों ने हाउस होल्ड, फर्म्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम तीनों को दिया है, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड और फर्म्स का तो स्टूडेंट्स जो अभी तक हमने पढ़ा विदाउट फाइनेंशियल मार्केट वाले में सेम रहेगा, वही सेम फैक्टर पेमेंट हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर जो ऐड हुआ वो क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बस आपको याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज ये जो चीजें ये सेम है, राइट। देखो फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स दिए, और हाउस होल्ड्स ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। जो हाउस होल्ड्स है उन्होंने फैक्टर सर्विसेज फर्म को दिया, और फर्म ने जो है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिए, ओके। तो ये जो सिस्टम है वो तो एज इट इज सेम है। अब यहाँ पर जो एक और ऐड हुआ वो क्या हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इस फाइनेंशियल सिस्टम में अब क्या हो रहा है, देखो हाउस होल्ड्स ने जो सेविंग्स की वो यहाँ पर बैंक्स के पास में रखी, ओके, और जो बोरोइंग्स की वो वापस इस बैंक ने या इस फाइनेंशियल सिस्टम ने क्या किया, हाउस होल्ड को दिया, ठीक है। तो सेविंग्स गई और बोरोइंग्स आई। सेम चीज जो है वो फर्म्स के साथ में चलेगी। फर्म्स ने जो है सेविंग्स जो है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में रखी है, ओके, वहां पर जो है डिपॉजिट किया, और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है उन्होंने क्या किया, बोरोइंग प्रोवाइड की या उन्होंने मनी दिया फर्म्स को, ठीक है। तो इसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि इन्होंने इधर पैसा रखा, ये जो पैसा है वो इधर चला गया, इन्होंने इधर पैसा रखा, ये जो पैसा है वो इधर आ गया, राइट। तो जो मनी है वो यही के यही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जो बैंक से स्टूडेंट्स वो लोन कैसे देती है, ये चीज जो है ये हम लोगों ने पढ़ी भी है पहले भी, जब हम लोगों ने पूरा अपना जो कोर्स कंप्लीट किया था उसमें, और अभी हम जब वापस फुल चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें भी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसे एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ कि बैंक जो है वो लोन्स कैसे देते हैं। बैंक के पास में डिफरेंट हाउस होल्ड्स ने क्या किया, सेविंग्स की, या सेविंग्स सिर्फ हाउस होल्ड ने नहीं फर्म्स ने भी किया, ठीक है। तो सेविंग्स किया है तो ये जो सेविंग्स है ये बैंक के मनी में ऐड हुई, ठीक है। बैंक के पास में कुछ जो हम बोले लीगल रिजर्व रेशियोज होते हैं, LRR, ठीक है, जिसमें कि जो RBI होती है वो सारी बैंक को बोलती है कि आपको आपकी जो डिपॉजिट्स हुए हैं, ठीक है, मतलब कि ये सेविंग्स जो है ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए डिपॉजिट्स है। तो RBI बोलती है सारी बैंक्स को कि आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंट, मान लीजिए 10%, आपको आपके पास में एज अ रिजर्व रखना है, ठीक है। तो 10% जो है ये सारे डिपॉजिट्स का बैंक ने अपने पास में रखा, और बाकी का जो 90% है वो लोन दे दिया, ठीक है। मतलब कि वो लोगों के लिए क्या बनी, बोरोइंग्स बनी, ठीक। तो हमारा ही जो पैसा है जो कि बैंक के पास में, वो बैंक और किसी को देकर जो है उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रही है। ये चीज एक्चुअल में ऐसी ही चलती है, ठीक है। तो ये जो है बैंक भी क्या कर रही है, यहीं से जो है डिपॉजिट्स ले रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, और वो फर्दर जो है दूसरी जिसे भी लोन की जरूरत है उसे दे रही है, ठीक है। तो ये जो मनी है ये बैंक में भी हम देख रहे हैं कि यहीं के यहीं पूरा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल मार्केट है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो हमने विदाउट फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज वैसा ही सेम है, बस यहाँ पर ऐड क्या हो गया, ये फाइनेंशियल सिस्टम ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है बोरोइंग्स और सेविंग्स के आपको सही एरोज बनाने हैं, ठीक है। मतलब कि जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल सिस्टम में जाएगी, ठीक है। तो ये इस साइड फेसिंग एरो बनाना है, और जो बोरोइंग्स है वो फर्म्स या हाउस होल्ड के पास में जाएगा तो वो इस साइड फेसिंग एरो हमें बनाना है, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये जो है ये आप लोगों को क्लियर
हो गया होगा। तो हमने जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ लिया, विद फाइनेंशियल मार्केट एंड विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट वाला वो क्या हो जाएगा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ओके, टू पढ़ लिया है, अब क्या आया, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर तो वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, अब जो थर्ड सेक्टर आया वो कौन सा आया, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, ये जो एक और सेक्टर एड ऑन हुआ वो कौन सा हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर। सो कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट्स जो अभी तक हम फर्म्स और हाउस होल्ड का पढ़ते हैं रिलेशन, उसे आप एज इट इज सेम ही रखना। ठीक है, आप थ्री सेक्टर पढ़ लो, फोर सेक्टर पढ़ लो, यहाँ पे टू सेक्टर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपका जो फर्म्स और हाउस होल्ड का रिलेशनशिप है वो एज इट इज सेम रहेगा। तो फर्म्स एंड हाउस होल्ड का रिलेशनशिप तो हमें पता है, उसे हमें वापस जो है बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो इसमें एड ऑन हुआ है दैट इज गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट को हम पढ़ लेंगे कि गवर्नमेंट के ऐड होने से क्या चेंजेस आए हैं आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में एक डायग्राम है वो हमें ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। सबसे पहले तो हाउस होल्ड्स ले लो और फर्म्स ले लो। ठीक है, अभी ये हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम ले ले। अब देखो जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अब हम सिर्फ अपने मनी फ्लो की बात करेंगे, रियल फ्लो की बात क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज उसका एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर मैं रियल फ्लो भी बनाऊं मनी फ्लो भी बनाऊं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जब गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर आ रहा है तो वो वहां पर जो है रियल फ्लो नहीं चलेगा, वहां पर मनी फ्लो ही होना है। तो इसलिए अब हमने यहाँ पर हाउस होल्ड्स और फर्म्स का भी जो रिलेशनशिप रहेगा वो हम मनी फ्लो के टर्म्स में ले लेंगे। ठीक है, तो हाउस होल्ड, पहले हम फर्म से हाउस होल्ड पर जाते हैं। तो फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिए, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। ये सब कुछ क्या है, ये फैक्टर ऑफ पेमेंट का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट है, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पे करते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल, ये सब कुछ जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। तो फर्म्स ने जो है यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स किए। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स अलग अलग नेम से समझा रही हूं, आपको जो नेम सही लगे आप वो यूज करो। यहाँ पर आप फैक्टर पेमेंट लिख दोगे बिल्कुल गलत नहीं है, यहाँ पर आप वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट लिखोगे ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए आपको सबसे इजी लगे, आप उसे याद कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो फर्म्स ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड किए, किसे, हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड्स ने क्या किया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने यहां पर क्या किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसे अगर मैं अदर नेम से बोलूं तो ये क्या है, परचेजेस, गुड्स एंड सर्विसेज, सेम चीज है। परचेज कर रहे हैं मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी नेम ले सकते हो। ओके, तो हाउस होल्ड और फर्म्स का तो जो रिलेशनशिप है ये हो गया क्लियर। अब जो हमारा थर्ड सेक्टर आया वो कौन सा आया, गवर्नमेंट सेक्टर। तो अब इस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में जो रिलेशनशिप है हाउस होल्ड और फर्म्स का वो देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट सेक्टर स्टूडेंट्स, अभी जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया उसमें मैंने आप लोगों को बताया गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है, टैक्सेशन, सब्सिडीज, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये चार काम है गवर्नमेंट के। वो टैक्सेस जो है वो रिसीव करते हैं, टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, ठीक, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो सब्सिडीज प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जो है उनके भी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट, वो भी जो है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंजम्पशन किया। एंड गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन भी कर रही है। प्रोडक्शन कैसे कर रही है, आप लोगों को भी पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका जो पूरा प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, वो जो प्रोडक्शन कर रही है हम उसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन भी कर रही है। ठीक है, तो इस वे में जो गवर्नमेंट है वो चार काम कर रही है। अब ये चारों जो काम है वो आपके सर्कुलर फ्लो में ऐड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो सिंपल सी चीज देख लेते हैं। यह आया हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज प्रोवाइड किए, जो सोशल ट्रांसफर्स किए, ठीक है,
ये हाउस होल्ड तक गए, ये क्या किया गवर्नमेंट ने, सब्सिडीज प्रोवाइड की। और जो हाउस होल्ड है उन्हें क्या पे करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करना पड़ेगा। हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, राइट। हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, अब जो है जीएसटी आ गया है। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हो, आपके पास में जो बिल आता है उसमें आप नीचे देखोगे जीएसटी भी एडेड रहता है, राइट। वो टैक्स किसने पे किया, हमने पे किया है। हमने हाउस होल्ड ने क्या किया है, टैक्सेस पे किए। तो ये टैक्सेस गए कहां पे, गवर्नमेंट के पास में गए, राइट। ये टैक्सेस कहां गए, गवर्नमेंट के पास में गए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो ये फर्म्स ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो खरीदेगी। मतलब कि गवर्नमेंट का ये क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किए, ये गवर्नमेंट परचेजेस, राइट, परचेज किया है तो उसके लिए पेमेंट किया। तो मनी जो है वो गवर्नमेंट से कहां फ्लो हुआ, फर्म्स के पास में फ्लो हुआ। और फर्म्स ने गवर्नमेंट को क्या दिया, फर्म्स ने गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड किए, राइट। फर्म्स जो है वो भी टैक्सेस पे करेंगे, उन्हें भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो फर्म्स ने जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड किए, मतलब टैक्सेस पे किए। तो इस वे में जो है गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया हमारी इस इकोनॉमी में, और यहाँ पर जो है पूरा वर्क हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने गवर्नमेंट परचेजेस तो किए ही, मतलब कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो तो है ही गवर्नमेंट का। साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो है वो इन फर्म्स को भी सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए फर्म्स को भी सब्सिडीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज प्रोवाइड की। उसके बाद में जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन अगर गवर्नमेंट कर रही है और अगर हाउस होल्ड उस चीज को खरीद रहे हैं तो हाउस होल्ड ने टैक्सेस पे किए, इसी के साथ साथ में हाउस होल्ड का यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा, राइट। ये चीज भी होगी बिकॉज गवर्नमेंट में हमने देखा कि 4 काम है, सब्सिडीज, टैक्सेस, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन अगर किया है गवर्नमेंट ने, एज अगर उसे प्रोड्यूसर हम देख रहे हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। जो हाउस होल्ड है उन्होंने कंजम्पशन किया। सेम वे जो फर्म्स है अगर वो भी कंज्यूम कर रही है तो यहाँ पर हम फर्म्स का भी बना सकते हैं कि ये भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, ठीक है। तो इस वे में जो है हमारा पूरा जो इनकम है वो सर्कुलेट हो रही है इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। 2 सेक्टर तो हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तीसरा सेक्टर ऐड हुआ गवर्नमेंट, तो उसे भी हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के ऐड होने से क्या क्या चीजें हो रही है। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये जो 3 सेक्टर इकोनॉमी है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब 3 सेक्टर पढ़ ली तो अब कौन सी आई हमारे पास में, 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारी मतलब कि इस 4 सेक्टर इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स आ गए, ठीक है। कौन कौन से, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट अगर आपको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के साथ में बताओ, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट के साथ में बताना है। जैसे कि अगर मैं वापस जाऊं इस 3 सेक्टर इकोनॉमी पर, तो यहाँ पर भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट आ सकता है, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट आके क्या करेगा, यह आया फाइनेंशियल मार्केट, इसका रिलेशन हाउस होल्ड और फर्म्स के साथ में तो हमें पता है, सेविंग्स बोरोइंग, सेविंग्स बोरोइंग। गवर्नमेंट के साथ में क्या है, सेम रिलेशनशिप। गवर्नमेंट जो है वो अपने सेविंग्स जो है वो इन फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो इनसे लोन ले रही है, तो ये आया क्या, बोरोइंग्स, ठीक है। तो सेम रिलेशनशिप है कि यहां से सेविंग्स हुई और वहां से क्या आई, बोरोइंग्स आई, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के साथ में जो रिलेशनशिप चलते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म के, तीनों के सेम ही चलते हैं, ओके। फिर वापस आ जाए 4 सेक्टर पे, तो 4 सेक्टर में क्या हो गया, एक फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो गया। फॉरेन सेक्टर का काम क्या है, फॉरेन सेक्टर में क्या चीजें आ गई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को याद रखना है। फॉरेन सेक्टर मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा रही है, ओके। अब इसे भी जो है स्टूडेंट्स हम प्रॉपर जो डायग्राम है उसके साथ में समझ लेते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपके पास में चारों सेक्टर है और फाइनेंशियल मार्केट भी है, ठीक है। हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट सब कुछ है, और इसी के थ्रू जो है हम पूरा अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं अभी फॉरेन सेक्टर को हम भूल जाए, ये जो लास्ट वाला जो हमारा सेमी सर्कल है उसे आप अभी ध्यान नहीं दो, उसे इग्नोर कर दो। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ ये वाला जो हमारा पूरा सर्कल है, ठीक है, दैट इज हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फाइनेंशियल
मार्केट, ठीक है। तो अगर इतना हम देखें तो इसमें जो है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतने में 3 सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट होगा, और जब हम 4 सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम इस सेक्टर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम 3 सेक्टर इकोनॉमी को पूरा समझ लें, फिर उसके बाद में 4 सेक्टर भी उसमें ऐड कर देंगे। देखो हाउस होल्ड और फर्म्स का रिलेशनशिप, सबसे पहले तो हाउस होल्ड्स ने क्या किया भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया, फर्म्स ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे उन पर। फर्म्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किए थे, बिकॉज हाउस होल्ड ने जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हाउस होल्ड और फर्म्स का जो रिलेशनशिप है वो, ये हमने जो नीचे वाला हमारा सेमी सर्कल है उसमें इसको कंप्लीट कर दिया। और इन दोनों का रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सेविंग्स आ रही है दोनों साइड से और बोरोइंग्स दोनों साइड से जा रही है, ठीक है। फिर वही हम गवर्नमेंट सेक्टर को ऐड कर दें तो देखो अभी ये नीचे वाला जो सेमी सर्कल है वो हमने पढ़ लिया, अभी ये जो ऊपर वाला हाफ जो सर्कल है हमारा वो हम पढ़ लेते हैं। तो अब आया हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट का रिलेशनशिप। तो हाउस होल्ड ने क्या किया स्टूडेंट्स, टैक्सेस पे किए, ठीक है। हाउस होल्ड ने क्या किया है, टैक्सेस पे किए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, सब्सिडीज। ट्रांसफर पेमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हमें जो है अगर हम कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भी हमें जो है कुछ भी इनकम मिल रही है, ठीक है। मतलब कि कोई भी गिफ्ट हो गया, वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। अगर मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो मैंने उसके लिए कोई काम नहीं किया था, है ना, वो एक ट्रांसफर पेमेंट है। लेकिन अगर वही चीज मैं किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय हूं, मैं उनके लिए काम कर रही हूं और उन्होंने एज एन रेम्यूनरेशन मुझे वो पे किया है, या एज एन रेम्यूनरेशन मुझे कुछ भी उन्होंने सैलरी वगैरह दिए, तो वो होता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट में यही डिफरेंस है। ट्रांसफर पेमेंट जिसमें कि आप कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, एंड ट्रांसफर पेमेंट जो सॉरी आई डोंट नो, आई गेस मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया। फैक्टर पेमेंट वो जिसमें आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एंड ट्रांसफर पेमेंट वो जो कि बिना किसी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, ट्रांसफर पेमेंट्स दिए, सब्सिडीज आप इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मान सकते हो। और फैक्टर पेमेंट्स भी प्रोवाइड किए किसने, गवर्नमेंट ने। फैक्टर पेमेंट्स क्यों प्रोवाइड किए, हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोड्यूसर भी है, राइट। प्रोड्यूसर है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हाउस होल्ड ने फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो सेम वे में हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो उन्हें सैलरी पे कर रही है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आया हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट का, ठीक है। अब हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट भी हमने पढ़ लिया है, तो अब आता है हमारा फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब फर्म्स एंड गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है, फर्म्स ने पे किया क्या, टैक्सेस, ठीक है। तो फर्म्स ने टैक्स पेमेंट की किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की फर्म्स को, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट का एक जो हम बोले फंक्शन क्या है, तो वो है मतलब जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर भी है, राइट। कंज्यूमर है इसका मतलब कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है। तो सिंपल सी चीज है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये कहाँ गया, फर्म्स के पास में गया, ठीक है। तो आई होप कि ये गवर्नमेंट और फर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड फर्म्स एंड फाइनेंशियल मार्केट का क्या है, सॉरी गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट का क्या है, गवर्नमेंट ने जो है सेविंग्स दी फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट ने बोरोइंग्स प्रोवाइड की किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। आई होप सो कि ये जो हमारा स्मॉल वाला सर्कल है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि 2 सेक्टर इकोनॉमी बताओ तो आपको जो है ये लिख देना है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 3 सेक्टर इकोनॉमी बताओ तो आपको ये सर्कल कर देना है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि 4 सेक्टर इकोनॉमी बताओ तो इस सर्कल में ये भी ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप उसे ऐड कर दोगे तो 4 सेक्टर इकोनॉमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फॉरेन सेक्टर के साथ में क्या रिलेशनशिप है हाउस होल्ड और फर्म्स का, पहले वो समझ लेते हैं हम। देखो फॉरेन सेक्टर मतलब की सिंपल सी चीज है कि फॉरेन जो कंट्रीज है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा भी और भी रिलेशनशिप्स होते हैं, अब वो क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आया हमारा हाउस होल्ड्स ने क्या पेमेंट किया, इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट किया।
इंपोर्ट क्या होते हैं, बाहर के गुड्स हमारी कंट्री में आना, ठीक है। अब जब बाहर के गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो जो भी कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए पे भी करेगा। कंज्यूम कौन कर रहा है, हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फर्म्स जो है वो प्रोड्यूसर है, स्टूडेंट्स जो सारे कंज्यूमर्स हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उन गुड्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। वो पेमेंट वापस जिस कंट्री से गुड्स आए वहां तक जाएगा। तो हमने क्या किया, हाउस होल्ड्स ने पेमेंट किया इंपोर्ट्स के लिए, ओके। फिर हाउस होल्ड्स जो फॉरेन सेक्टर है उसने हाउस होल्ड को क्या दिया, नेट ट्रांसफर पेमेंट, ओके। नेट ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पहले तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब आपको पता है ना कि बिना कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो हो गई हमारी ट्रांसफर इनकम, या जो हमें पे कर रहा है वो उसके हिसाब से ट्रांसफर पेमेंट हो गई, ठीक है। अब नेट ट्रांसफर पेमेंट की अगर मैं बोल रही हूं तो ये जो नेट वर्ड आया वो क्या है कि हमारी कंट्री से जितना ट्रांसफर पेमेंट गया है और उनकी कंट्री से जितना आया है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया आपके नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। अब नेट ट्रांसफर पेमेंट्स कैसे होगा, सिंपल सी चीज है, हमारे कुछ रिलेटिव्स, हमारे कोई फ्रेंड्स बाहर रह रहे हैं किसी कंट्री में, वहां से जो है वो हमें कोई भी काइंड ऑफ गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेमिटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट है ये फॉरेन सेक्टर से कहाँ आया, हमारे हाउस होल्ड्स के पास में, ठीक है। और हाउस होल्ड्स ने क्या और क्या मिला फॉरेन सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड्स को फॉरेन सेक्टर से, सो ये है पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। अब देखो हमारे कंट्री के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर वाली कंट्री या कोई भी एक फॉरेन कंट्री को जो फैक्टर सर्विसेज है वो दे रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए इनकम भी तो अर्न करेंगे, राइट। जैसे कि इंडियंस हैं, स्टूडेंट्स इंडियंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रिसाइड कर रहे हैं टू अर्न देयर लिविंग एंड टू जो है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब्स करने के लिए, राइट। तो वहां उनकी जो है इनकम अर्न हो रही है, अगर वो इंडिया के सिटीजन है, अगर वो इंडिया के रेसिडेंट है, तो यही माना जाएगा ना कि वो जो अल्टीमेट इनकम है वो तो इंडिया की हुई है, राइट। तो मतलब कि हाउस होल्ड्स को क्या मिला, वहां पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए पेमेंट मिला है, ठीक है। तो ये फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड तक जो है ये पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज भी होगा, ठीक है। तो ये है हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर का जो रिलेशनशिप है वो। अब वही हम बात करें फॉरेन सेक्टर और फर्म्स की, तो यहां पर क्या होगा, अब जो है फर्म्स, हमारी एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है कि हमारी कंट्री के गुड्स बाहर जाना। किसने बनाए गुड्स, फर्म्स ने बनाए। तो फर्म्स ने क्या किया, जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट किए, वो दूसरी कंट्री में भेजे। तो अब अगर वो भेजे तो वहां से जो है हमारी इनकम भी तो होगी, राइट। उस फर्म को वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट भी तो किया जाएगा, राइट। तो मतलब कि फॉरेन सेक्टर से फर्म्स तक क्या आया, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ओके। जो फॉरेन सेक्टर है उसने पेमेंट किया है किसके लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो फर्म के लिए क्या हुई, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और फर्म्स ने फॉरेन सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया, तो फर्म्स ने जो है पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स किया है, ठीक है। डिफरेंट चीजों का जो है इंपोर्टेड गुड्स का जो है पेमेंट करना पड़ा। हमें जो है कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत थी, कोई मशीनरी की जरूरत थी हमारी कंट्री की फर्म्स को, उन्होंने जो है फॉरेन सेक्टर से वो इंपोर्ट करवाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है। तो इस वे में जो है फॉरेन सेक्टर एंड फर्म्स के बीच का ये रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं पूरे 4 सेक्टर में कि जो मनी है वो यहां से यहां फ्लो हो ही रहा है, राइट। पूरा जो है मनी सर्कल में चल ही रहा है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। बिकॉज जो इनकम है वो पूरी आपकी जो सर्कल है उसमें फ्लो होती ही रहती है, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमी में एक से हाउस होल्ड से फर्म पे गई, फर्म से वापस हाउस होल्ड आ गई, और सेम वे हाउस होल्ड से गवर्नमेंट पे गई, गवर्नमेंट से वापस हाउस होल्ड में आ गई, एंड सेम विद दी फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो इस वे में जो है पूरी जो आपकी इनकम है वो सर्कुलेट होती रहती है, ओके। आई होप सो कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा डायग्राम है ना, इसे याद कर लो, ठीक है, इसे याद कर लो। इसके बाद में क्या है, अगर आपसे पूछा गया 4 सेक्टर तो ये पूरा बना देना, अगर 3 सेक्टर पूछा जाए तो इस चीज को हटा दो, सिर्फ इतना इतना बना देना, ठीक है। अगर 2 सेक्टर पूछा जाए तो ये गवर्नमेंट को भी जो है हटा दो, सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स बना देना,
ठीक है। विथ फाइनेंशियल मार्केट बोला गया तो ये इतना वाला जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, वो अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं पूछा जाए तो हाउस होल्ड और फर्म्स का ये जो सिर्फ जो हमारा नीचे वाला जो रिलेशनशिप है वो समझा देना, ठीक है। तो इस वे में आप अगर एक जो डायग्राम याद करोगे तो आपके जो चारों कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और इसमें लर्न करने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है, इसे आप बस समझ लो कि कहां से क्या मनी फ्लो हो रहा है, इसमें आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बस ये एग्जाम्पल्स के साथ में याद रख लो कि हाँ जो फॉरेन में लोग हैं वो हमें जो है कुछ पेमेंट कर रहे हैं या गिफ्ट्स भेज रहे हैं, वो हो गया हमारा ट्रांसफर रिसीट्स। हम इंपोर्टेड गुड्स के लिए पे कर रहे हैं तो वो हमारा पेमेंट ऑन इंपोर्ट्स हो गया, राइट। सेम गोज विद फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर। तो इस वे में जो है आप थोड़ा कनेक्ट कर करके किसी भी चीज को बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हो। आई होप सो कि ये जो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ये जो चारों कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या सिग्निफिकेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या इंडिकेट करिए, या फिर हम ये बोले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ही जल्दी से एक पूरा रिकैप के मैनर में, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमें शो कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। So helps to understand the mutual interdependence among different sectors, ठीक है। क्या शो कर रहा है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? आपको जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हेल्प कर रहा है कि आप म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो है डिफरेंट सेक्टर्स का वो समझ सको, राइट। जैसे कि हमने 4 सेक्टर देखे, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, राइट। ये चारों सेक्टर का आपकी इकोनॉमी में होना जरूरी है। आप लोगों ने समझा कि हाँ ये चारों सेक्टर में एक्चुअल में जो है हमारी पूरी जो इनकम है, जो पूरा मनी है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचता है, राइट। तो हम जो है अगर हाउस होल्ड मतलब कि अगर कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने तो उसके लिए जरूरी है कि प्रोड्यूसर हो, राइट। क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन कैसे होगा, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस बना रहा है, अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि कोई कंजम्पशन वाला भी हो, राइट। अदरवाइज उस प्रोडक्शन का क्या मतलब आएगा, वो गुड्स को ऐसी स्टॉक में थोड़ी ना रखेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का होना जरूरी है, अगर हम चाहें कि हमारी इकोनॉमी प्रॉपर वे में चले तो गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो उनकी अर्निंग के लिए हमसे टैक्सेस ले रही है और हमें जो है सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जहां पर जरूरत है। अब जो है हमारी कंट्री में जो भी इकोनॉमी चल रही है वो चल रही है, लेकिन हमें कुछ बाहर वाली कंट्री के गुड्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉरेन सेक्टर का होना जरूरी है और हमारा जो मार्केट है उसका एक इंटरनेशनल रीच भी होना जरूरी है, तो उसके लिए फॉरेन सेक्टर का होना जरूरी है, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो चारों सेक्टर है उनका एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस किसने शो किया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ने शो किया, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी, राइट। तो ये शो हो रहा है कि ये जो सारे हमारे सेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी सेक्टर ना हो तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगी, राइट। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको समझा रहा है ये जो सारे सेक्टर का इंटरडिपेंडेंस है वो, ठीक है। फिर आता है जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है, दैट इज हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है, नेशनल इनकम क्या है? जो आपके पूरे नेशन की इनकम है, ओके, वो आएगी नेशनल इनकम। अब ये जो इनकम है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब आई होप सो कि आप लोगों ने जो पुराने हमारे सारे एक्सप्लेनेशंस है वो पढ़े हैं, मतलब कि ये आप एज एन रिवीजन ले रहे हो। तो नेशनल इनकम के हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड्स में हम लोग बताते क्या है? जो हमारा इनकम है उसी बताते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड जो होता है उसमें हम प्रोडक्शन कितना हुआ है उसके बेसिस पर बताते हैं। जो आपका इनकम मेथड है वो हम किसके बेसिस पे बताते हैं? जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जितने भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो लेंगे हम। और जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है वो क्या बताता है? पूरा जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो, ठीक है।
मैं यहाँ पर इन तीनों में डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये हम लोग जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे जब अभी हम फुल चैप्टर रिवीजन देख रहे हैं उसमें और आगे जो चैप्टर्स देखेंगे उसमें, ठीक है। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अभी हमें जो समझना है हम वो समझते हैं सिर्फ कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हेल्प कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? बिकॉज स्टूडेंट्स जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको बता रहा है कितनी इनकम जनरेट हुई, ठीक है। अगर हम जनरेशन फेज से देखना चाहें तो ये कितनी इनकम जनरेट हुई, जितनी जनरेट हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी जो नेशनल इनकम है वो शो कर रहा है। फिर उसके बाद में आता है कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है वो आ जाएगा वहां पे, कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और फिर कितना जो है एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, मतलब कि जो डिस्पोजिशन फेज है वो आपको क्या शो कर देगा? नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये जो हमारे तीनों मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड कहाँ है? जनरेशन फेज में। जो आपका इनकम वाला फेज है, दैट मींस जो आपका डिस्पोजिशन वाला फेज है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज है, जब फैक्टर पेमेंट्स किए जाते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम बोलेंगे वो इनकम मेथड शो कर देगा। और जो आपका लास्ट फेज है दैट इज डिस्पोजिशन फेज, वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स जो है वो इस तीन वे में, ये जो तीन फेजेस है वो आप सर्कुलर फ्लो के वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ने हेल्प किया नेशनल इनकम फाइंड आउट करने में, नेशनल इनकम एस्टिमेट करने में, बिल्कुल किया है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेशनल इनकम ने हेल्प किया है जो एस्टिमेशन है नेशनल इनकम का उसमें, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अब यहाँ पर हमारे सामने दो टर्म्स आए, कौन कौन से? लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। तो इस सिग्निफिकेंस को समझने के लिए पहले जो है हमें लीकेज और इंजेक्शन क्या होते हैं ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है इंजेक्शन आप बायोलॉजी में नहीं जाना है, हमें जो है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ेंगे कि लीकेज क्या होता है और इंजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करने में कि लीकेज और इंजेक्शंस क्या है। अब ये होते क्या है वो समझते हैं। पहले आया हमारे पास में लीकेज, ठीक है। देखो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम क्या बोल रहे हैं, जो आपकी इनकम है वो किस में चल रही है? एक सर्कल में चल रही है, राइट। यहां से स्टार्ट हुई वापस यहीं पर आ गई, ये जो है इनकम सर्कल में चल रही है। अब अगर मैं लीकेज की बात करूं तो लीकेज क्या होता है? जैसे कि अगर हम बोले कि कोई जो हमारा पाइपलाइन है उसमें लीकेज हो रहा है, ठीक है, एक जो वाटर पाइपलाइन है उसमें लीकेज हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्या कि जो आपका पूरा वाटर पाइपलाइन है उसमें से कहीं ना कहीं से जो वाटर है वो फॉल हो रहा है, राइट। सेम चीज ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। बात ये जो फ्लो है, ये जो सर्कल है, ये किस चीज का है? इनकम का सर्कल है, ठीक है। ये जो इनकम है अगर ये लीक होने लग जाए, अगर ये कहीं से फॉल होने लग जाए तो ये आपका लीकेज शो करेगा। मतलब कि इस सर्कल से अगर आपकी इनकम बाहर जा रही है तो वो होगा क्या? लीकेज, ठीक है। अब लीकेज कैसे होता है, इस लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है ये समझते हैं हम, ठीक है। आई होप कि लीकेज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? विड्रॉल ऑफ मनी है। आपका जो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें ये इस सर्कल में इनकम को ना चलने देना और इनकम को बाहर ले आना, ठीक है, मतलब कि इस सर्कल का पार्ट नहीं होने देना, ओके, वो आपका लीकेज शो कर रहा है। सो रेफर टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो, ठीक है, ये क्या है? दिस रेफर्स टू दी विड्रॉल ऑफ मनी। अब अगर इसके एग्जाम्पल लें तो हमने एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी लिया है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट तो यहाँ पर नो लीकेज है, मतलब कि जब फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता है तो कोई भी लीकेज नहीं होता है, बिकॉज जो मनी है वो पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड से पूरा फर्म्स के पास में जा रहा है, फर्म से पूरा हाउस होल्ड के पास में जा रहा है, वहां पर लीकेज वाली कोई बात ही नहीं आती है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट देयर इज नो लीकेज, ठीक है। फिर आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, तो इसमें क्या होगा? सेविंग्स, राइट, ये सेविंग्स होगी। जो हाउस होल्ड्स है और जो फर्म्स है उन्होंने कुछ पार्ट सेव किया, तो वो जो पार्ट उन्होंने सेव किया उनकी इनकम का वो आपकी सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं बनेगा, राइट। अगर मैं 10,000 रुपीज सेव कर रही हूं तो मैं उस 10,000 रुपीज का कंजम्पशन नहीं कर रही ना,
मैं कंजम्पशन नहीं कर रही हूं, इसका मतलब कि वो जो 10,000 रुपीज है वो वापस फर्म तक नहीं पहुंच रहा। तो ये जो सेविंग है ये क्या शो कर रहा है कि मैंने इस सर्कुलर फ्लो में उस 10,000 को पार्ट नहीं बनने दिया उसका, राइट। ये जो सेविंग है उसे मैंने दूर ही रखा जो आपका पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उससे। तो सेविंग इज व्हाट, लीकेज। जो फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेविंग कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, लीकेज होगा। 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो सेविंग्स एंड टैक्सेस, ठीक है। सेविंग्स हम लोग समझ गए कैसे हुआ, और टैक्सेस जो है वो भी क्या है आपका, विड्रॉल ऑफ मनी है, राइट। जैसे कि मैंने अगर 10,000 रुपीज का टैक्स पे कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपीज का टैक्स पे किया है, तो अब वो जो 10,000 रुपीज है उसका मैं कंजम्पशन नहीं करूंगी। मैं कंजम्पशन नहीं कर रही हूं, इसका मतलब वो वापस फर्म तक नहीं पहुंच रहा है, राइट। और फर्म जो उसको वापस जो अपना प्रोडक्शन है उसमें यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो जो टैक्सेस है वो आपका क्या कर रहा है, जो मनी है, जो आपकी इनकम है, या जो हम बोले उस सर्कल में पूरी सर्कुलेट होने वाली जो मनी है उसे बाहर ला रहा है, राइट। बिकॉज वो जो है वो हमें फर्म से मिली लेकिन वापस फर्म तक नहीं गई, है ना। यही तो हुआ। ये फर्म और हाउस होल्ड का रिलेशनशिप क्या है, फर्म्स ने जो है फैक्टर पेमेंट दिए और हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। अब देखो फर्म ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड किए। अब इस हाउस होल्ड ने इस फैक्टर पेमेंट का क्या किया, इस फैक्टर पेमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, साथ ही साथ में क्या किया, सेविंग्स भी की और टैक्सेस भी पे किए, ठीक है। तो यहां से अगर मान लीजिए जो फैक्टर पेमेंट हुआ है वो हुआ 20,000 रुपीज का, ठीक है। सेविंग मैंने कर ली है 5,000 रुपीज की और टैक्सेस भी मैंने पे कर दिए 5,000 रुपीज का। तो अब कंजम्पशन कितने का बचा, कंजम्पशन बचा 10,000 रुपीज का। तो मिले तो 20,000 लेकिन वापस गए कितने, 10,000 गए। ये जो हम 5,000 देख रहे हैं ये क्या हो गए, ये एक लीकेज शो कर रहा है कि ये आपके सर्कुलर फ्लो से बाहर चले गए, ठीक है। इसी वे में आप सेम जो है फर्म के साथ भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर सेविंग और टैक्सेस अगर पे करेंगे तो वापस जो है उतना हाउस होल्ड के पास में नहीं जाएगा। तो ये आपको शो कर रहा है कि आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ठीक है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स एंड टैक्सेस आ गया। 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या है, सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। देखो हमारी इकोनॉमी सिर्फ कंट्री की इकोनॉमी माने तो ये है जिसमें कि हाउस होल्ड्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट भी है। फाइनेंशियल मार्केट तो खैर हमारा लीकेज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट जब नहीं था तो कोई लीकेज हो ही नहीं रहा था। हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, ये हमारी कंट्री के लोग हैं। जो फॉरेन सेक्टर है वो हमारी कंट्री नहीं है, नहीं है ना, वो हमारी कंट्री नहीं है। तो अगर इन्हें हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे सर्कुलर फ्लो से बाहर गया, राइट। तो जो इंपोर्ट्स है वो भी आपका क्या शो कर रहा है, लीकेज शो कर रहा है, ठीक है। कि यहां से जो है मनी जो है वो वापस वापस फर्म्स के पास या गवर्नमेंट के पास ना जाकर कहां गया, फॉरेन सेक्टर में चला गया। तो ये आपका जो सर्कुलर फ्लो है उससे आपको लीकेज शो कर रहा है, ओके। आई होप कि ये जो लीकेजेस हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लीकेजेस हैं ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये कि ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ में ये जो लीकेजेस वगैरह हैं इन पर आपके बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। लीकेजेस, इंजेक्शंस दोनों याद रखना जरूरी है। इनफैक्ट ऐसे तो हम देखें तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन ये जो कुछ चीजें होती है ना, जो शॉर्ट सी चीजें होती है, जो स्मॉल सी चीजें होती है, वो हम लोग पढ़ते नहीं है। और वही जो है काफी एक ट्रिकी आंसर के या ट्रिकी क्वेश्चन के जो रूप में हमारे सामने आ जाती है, राइट। तो ये इसलिए जो है हमें स्मॉल, हमारे जो कम सिग्निफिकेंस वाले लगने वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी प्रॉपरली हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि लीकेजेस जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है इंजेक्शंस, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या है, लीकेज क्या था, सर्कुलर फ्लो से बाहर जाना। इंजेक्शन क्या है, सर्कुलर फ्लो के अंदर आना, ठीक है। इंजेक्ट कर रहे हो आप, ये जो आपका सर्कुलर फ्लो है इसमें आप इंजेक्ट कर रहे हो किसे, मनी को। तो ये बताता है आपका इंजेक्शंस, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखने वाले हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, रिफर टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू सर्कुलर फ्लो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो इनकम है उसे इंट्रोड्यूस कर रहा है सर्कुलर फ्लो में,
ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, वही सेम, टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा था कि कोई लीकेज नहीं होता है ना, सेम वे में कोई इंजेक्शन भी नहीं होता है, बिकॉज जो 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है वहां पर ना कोई सेविंग्स हो रही है, ना कोई बोरोइंग्स हो रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जितना मनी आ रहा है हाउस होल्ड के पास में पूरा कहां जा रहा है, फर्म के पास में जितना है वो पूरा कहां गया, हाउस होल्ड। ठीक है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में ना तो कोई लीकेज होता है और ना ही कोई इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया इसके एग्जाम्पल में, नो इंजेक्शंस। फिर आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। विद फाइनेंशियल मार्केट में क्या आया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक जो फर्म है उसने क्या किया, बोरो किया मनी। ठीक है, उस जो बोरोड मनी है उसे अपने बिजनेस में लगाया। ओके, ये क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट। तो मतलब कि ये जो बोरो किया है ये बाहर से ही आया है, राइट। उनकी जो पूरी जो फर्म इनकम जनरेट कर रही थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहे थे, ये सब हो रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक और थर्ड चीज हुई, वो क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, इंजेक्शन है, कि आपका जो सर्कुलर फ्लो है उसमें इंजेक्ट किया गया ये मनी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट एज इट इज ये आ गया, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, वो भी क्या है, इंजेक्शन है, राइट। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी जो सर्कुलर फ्लो है, राइट, जो हमारा हाउस होल्ड और फर्म्स का जो रिलेशनशिप है, इसमें अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कर रही है तो वो इंजेक्ट कर रही है मनी। सब्सिडीज मिली, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सब्सिडीज जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो वो जो सब्सिडीज है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी इकोनॉमी में आया, तो वो आपको शो कर रहा है कि जो आपका सर्कुलर फ्लो है उसमें मनी इंजेक्ट किया गया। ठीक है, फिर आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स लीकेज में जब हमने देखा कि 4 सेक्टर इकोनॉमी में इंपोर्ट्स आ गए थे, तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट आ जाएगा, राइट, कि फॉरेन से जो है हमारी कंट्री में मनी इंजेक्ट किया जा रहा है। ओके, सो 4 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज इट इज आ गया, और एक और जो ऐड हो गया वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया। ठीक, तो ये जैसे इंजेक्शन, जैसे लीकेज था कि विड्रॉल हो रहा है मनी का, वैसे इंजेक्शन है कि मनी का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ओके, आई होप सो कि लीकेज एंड इंजेक्शन जो है ये दोनों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है ये फाइंड आउट करने में या ये देखने में कि क्या लीकेजेस कितने, कहां से लीकेजेस और इंजेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो नाउ आई होप कि ये जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ एक और जो हमारा लास्ट कंसेप्ट बचा है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, वो क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से लगते हैं यूजुअली आप लोगों को, लेकिन बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का। देखो, जब स्टॉक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी चीज को मेजर करना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, मैं अगर बोल रही हूं कि मेरे पास में जो है लिपस्टिक का 10 लिपस्टिक का स्टॉक है, ओके, अगर मैं ये बोल रही हूं आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट प्रेजेंट जो है मेरे पास में 10 लिपस्टिक है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि विद इन अ मंथ मैंने 10 लिपस्टिक खरीदी, ये क्या होगा, ये एक फ्लो कंसेप्ट होगा। फ्लो कंसेप्ट आपको क्या बताता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या हम बोले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में हमने क्या किया, वो आपका फ्लो है। एंड स्टॉक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, आई होप सो कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, इससे आप लोगों को थोड़ा जो है स्टॉक एंड फ्लो वो क्लियर हुआ होगा। इसका जो है प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में देखते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टॉक वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, 2 टर्म्स आपको याद रखना है, स्टॉक में आपको क्या याद रखना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो में आपको क्या याद रखना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपने याद रख ली और अगर इसे आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको स्टॉक और फ्लो में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं बोल रही हूं कि अभी के अभी आपके पास में कितनी नोटबुक्स है, वो होगा स्टॉक। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
कि आपने जो है पूरे मंथ में या पूरे ईयर में कितनी नोटबुक्स कलेक्ट की, ठीक है, खरीदी, वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्लो, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो स्टॉक पर अगर हम वापस आए तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स इन प्लांट, कितनी नंबर ऑफ मशीन्स है प्लांट में। ये सिंपल, अगर मैंने किसी से पूछा कि आपके प्लांट में कितनी मशीन्स है तो कितनी है वो ये बताएगा ना, ये थोड़ी नहीं बताएगा कि मैंने ना 1 साल पहले 2 खरीदी थी, फिर उसके बाद मैं 4 खरीद ली, फिर उसके बाद में उसमें से 2 बेच दी, फिर मैंने 4 और खरीद, ये सब कुछ नहीं बताएगा ना। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि आपके प्लांट में मशीन कितनी है, तो उसने बोल दिया कि मेरे प्लांट में 4 मशीन्स हैं, बात खत्म। ये हो गया स्टॉक, ठीक है, दिस इज व्हाट स्टॉक। अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट, मैंने बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज है, तो ये मैंने एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बोला। मैंने ये नहीं बोला कि लास्ट के जो कुछ 10-15 साल है या ऐसे 10-15 दिन है, इनमें जो है मेरा बैंक बैलेंस इतना हुआ, फिर इतना हो, फिर इतना हो, फिर इतना हो, ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ बताया एट प्रेजेंट कितना है, ठीक है। अगर हम पूछ रहे हैं कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, तो वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे। आपके पास में आपने कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट वगैरह किया या आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कुछ भी हुआ अकाउंट, आपके पास में मैसेज आता है, ठीक है, कि एट प्रेजेंट आपका जो बचा हुआ बैलेंस है वो इतना है। वो क्या है, वो आपका स्टॉक है, ठीक है, कि हाँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये इतना हमारे पास में बैंक बैलेंस बचा है। ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज एट 31st ऑफ मार्च 2014, 31st मार्च 2014 को कितनी पॉपुलेशन थी, ये है स्टॉक। ये मैंने एक दिन का पूछा है कि 31st मार्च 2014 में कितनी पॉपुलेशन है। मैंने ये नहीं बोला कि पूरा जो है मुझे 2014 जो ईयर था उसकी जो टोटल पॉपुलेशन नहीं पूछी मैंने पूछा 31st ऑफ मार्च को क्या था, ठीक है, इस दिन कितनी पॉपुलेशन थी, वो आएगा आपका स्टॉक। अगर मैं वही बोलती कि पूरे मार्च की कितनी पॉपुलेशन है तो वो चीज अलग होती, वो आपका फ्लो हो जाता कि आपने जो है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा उसे। ओके, सो आई होप कि जो स्टॉक है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब वही फ्लो पर आए तो फ्लो क्या है, फ्लो वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसे जो है हम मेजर कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक हमारे पास में टाइम पीरियड है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसे मेजर कर रहे हैं। फ्लोज आर चेंजेस इन स्टॉक, फ्लोज के एग्जाम्पल देखते जाओ। ये क्या है, चेंजेस इन स्टॉक है विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। फ्लो क्या है, इस स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है वो आपको फ्लो बता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि आज के दिन, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम आपके पास में कितनी लिपस्टिक्स हैं, ठीक है, मैंने बोला कि आज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बोल रही हूँ मेरे पास में 10 लिपस्टिक है, ठीक है। अब ये जो 10 है ये मैंने कुछ अपने लास्ट, ये जो पूरा मेरा मंथ था उसमें परचेस की। ओके, आज हम डेट मान लेते हैं कि ये हमारी चल रही है क्या भाई, जुलाई चल रहा है, जुलाई की आप कोई भी डेट ले लीजिए, 1 जुलाई ले ली हमने, ठीक है। 1 जुलाई को मेरे पास में है 10 लिपस्टिक्स। अब मैं बोल रही हूं कि 1 मई को मेरे पास में थी 1 लिपस्टिक। ओके, वो 1 मई का मेरा स्टॉक क्या था, 1 था। फिर मैंने बोला कि 15 मई को मेरे पास में 3 लिपस्टिक हो गई, तो देखो स्टॉक जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये 1 मई हमने लिया, यहां पे थी कितनी 1, फिर मैंने बोला 15 को कितनी थी, 15 को थी मेरे पास में 3, ठीक है। फिर मैंने बोला 15 जून में मेरे पास में हो गई 6 लिपस्टिक, ठीक है। एंड 30 जून मेरे पास में थी 9 लिपस्टिक, और 1 जुलाई को मैंने एक और परचेज की और मेरे पास में हो गई 10 लिपस्टिक्स, ठीक है। तो अब देखो जो स्टॉक है, 1 मई का स्टॉक कितना है 1, 15 मई का स्टॉक कितना है 3, 15 जून का कितना है 6, 30 जून का कितना है 9 एंड 1 जुलाई का कितना है 10। अब ये जो है ये पर्टिकुलर एक एक दिन के मेरे पास में स्टॉक है। फ्लो मुझे क्या बता रहा है, फ्लो मुझे बता रहा है कि फ्रॉम 1 मई टू 1 जुलाई आपका स्टॉक कितना चेंज हुआ, राइट, यही बता रहा है ना। ये जो फ्लो है वो, अगर मैं फ्लो की बात करूंगी और मैं बोलूंगी कि मुझे 1 मई से 1 जुलाई तक का देखना है कि मेरा लिपस्टिक का फ्लो कितना था, तो ये मेरा लिपस्टिक का फ्लो था। ये जो फ्लो है वो आपको शो कर रहा है कि डिफरेंट जो आपके स्टॉक है वो कितने चेंज हुए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर
हो गया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को अब कि जो आपका फ्लो है वो आपका क्या मेजर कर रहा है, चेंजेस इन स्टॉक, ठीक है, चेंजेस इन स्टॉक बता रहा है। ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने लिया और ये जो है हमें अपने स्टॉक में चेंजेस शो कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2014। देखो यहां पर हमने 31 ऑफ मार्च लिया 2014 और फ्लो में हमने क्या लिया, पूरा जो मंथ ऑफ मार्च है वो लिया। मनी इन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग अगस्त 2014, ठीक है, क्या लिया हमने यहां पर, देखो यहां पर हमने स्पेसिफिक डेट ली थी और फ्लो में क्या लिया, पूरा एक मंथ लिया है। वो मंथ हो सकता है, वो ईयर हो सकता है, वो नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 ईयर होना है। तो बट इसमें सिंपल सी चीज ये है कि स्टॉक में आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है और जो फ्लो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है। ओके, स्टॉक एंड फ्लो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल्स आए, अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको स्टॉक और फ्लो में डिस्टिंग्विश करते बनेगा। आई होप सो, ठीक है। सो विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो हमारा ये चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमने जो है अपने संदीप गर्ग का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, ठीक है, मतलब इसका जो है फुल रिवीजन हमने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स उसमें हम यही जो हमारा सेम चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ योर बुक संदीप गर्ग, ठीक है, उसके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि ये जो पूरा चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको जो एक और काम करना है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स वो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों के पास में टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहे और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें और वीडियोस को लाइक भी करें। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी और ये जो हमारा चैप्टर है वो भी अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।